गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 12 क्लास एसटी। जो फिफ्थ लेसन है कि शासक और इतिवर्त मुगल दरबार की जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा पांडुलिपियों की रचना। तो राजा के दरबार में एक पोइट आता था और हर रोज पांडुलिपि लगता था राजा का मतलब वर्णन के बारे में। तो मुगल भारत की सभी पुस्तकें जो है पांडुलिपि के रूप में थी और ये हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था, जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होती है ऐसे। तो किताब खाना जो है शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया गया जा सकता है। दरअसल एक लिपि घर या ऐसी जगह जहाँ पे बादशाह की पांडुलिपि का संग्रहण रखा जाता था। नई पांडुलिपि की रचना की जाती थी और पांडुलिपि की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वाले की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखों की पांडुलिपि की नकल तैयार करने और कोफ्तगरों की पृष्ठों पर चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए, जल्द साजों की अपने पन्ने को इकट्ठा करे, उसे अलंकृत करने का मतलब एक जो तैयार करता था पांडुलिपि की रचना, उसके घर मतलब काफी लोग काम करते थे। तो मैं बैठने के लिए आवश्यकता होती थी और जो तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु माना जाता था। बौद्धिक संपदा सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षण मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। पांडुलिपियों की वास्तविकता रचना में शामिल कुछ लोगों को पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली है। लेख को सुलेख को चित्रकारों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है। अन्य जैसे कागज बनाने वाले जिल्दसाज गुमनाम कारीगर भी रहे हैं। तो सुलेख खन जो कार्य करते थे, हाथ से लिखने वाले जो कला होती है उसको हम कौशल मानते हैं, सुलेख कार्य बोलते हैं। भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। न जो नस्तलिख अकबर की पसंदीदा शैली थी। ठीक, तो अकबर के टाइम नस्तलिख यह एक तरल शैली थी जिसमें लंबे स्पॉट प्रभावी ढंग से किया जाता था। 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे होते थे जिसको हम कलम बोलते थे। टुकड़े से स्याही में डबो के लिखा जाता था और नोक के बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि स्याही आसानी से सोख ले। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रंगीन चित्र। तो मोस्टली जो पांडुलिपियाँ थी उसमें कलर पिक्चर होती थी। तो देखते हैं कि हमने पिछले पार्ट में जो पढ़ा है कि पांडुलिपियाँ जो थी मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। तो मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को भी चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाता था तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छेद देते थे और चित्रकार पृष्ठों शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संकलन कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न तो केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, मतलब राजा के द्वारा जो वर्णन है उसके बारे में, ऐसे विचारों के संप्रेषण का कोई मतलब माध्यम नहीं था, सशक्त माध्यम नहीं था। तो हिस्टोरियंस जो अबुल फजल था, जो चित्रकारी का एक जादुई कला थी जिसके पास, जिसकी कलम में, तो उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी उस रूप में प्रस्तुत करती थी जिसमें जीवन हो, मतलब उसको भी सजीव कर देती थी। तो अबुल फजल में मतलब इतनी कला थी, एक शैली थी। तो आगे देखते हैं। बादशाह उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को चित्रण करते थे और रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी बहुत ही स्टेरियोटाइप वर्णन वर्ग के प्रतिनिधित्व अथवा उलेमा के बीच निरंतर तनाव बना रहता था। उलेमा कुरान के साथ दसीत हदीस जिसमें मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम का मसीहा है जीवन के, ऐसा ही प्रसंग वर्णित है जिसमें चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया गया है। पैगंबर साहब को भी प्राकृतिक तरीके से जीवित जो रूपों को चित्रण की मनाही करते हुए भी जो अलिखित उल्लिखित किया गया है। तो इसमें लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें केवल मतलब ईश्वर का ही हाथ होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें जो है वो मेन रोल ईश्वर ईश्वर का ही है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है अबुल फजल। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में बदलाव आया और विभिन्न सामाजिक समूह ने इस्लामी जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशनल थी, अलग अलग तरीकों से व्याख्या की, इसके इंटरप्रेशन किया है। तो परंपरा की जो व्याख्या थी प्रतिपादित होने की, उसकी राजनीतिक आवश्यकता जो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस जो था सबसे ज्यादा मेल खाती थी, जो जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण
हो रहा था। उस समय एशियाई क्षेत्रों के शासकों जो राजा थे, शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों का उनके चित्रण और उनके बीच के दृश्य को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया था। यस, राजा के दरबार में पोइट आते थे। ईरान में सफावी राजाओं के दरबार में स्थापित कार्यशाला में मतलब उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था। बिहाज चित्रकारों के नाम से सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को चारों ओर फैलाने को बहुत योगदान दिया था। तो देखते हैं आगे। ये कुरान में भी जो ईरान में भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए हैं। मीर सैयद है अब्दुल समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ ले देने के लिए कहा गया था। रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के बीच जो थे निपुण, मुगल दरबार में भी तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था अबुल फजल अकबर का, जिसने सुलह कुल लिखी है, अकबरनामा लिखी है, चित्रकला को घृणा करते व्यक्तियों को नापसंद करता था। ऐसा लगता था कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, तो उसे यह महसूस होता था कि खुद को रचना को यह जीवन नहीं दे सकता। तो थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अकबरनामा के बारे में, बादशाहनामा। तो आपने सुना होगा अकबरनामा के बारे में, जो जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। तो थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना ही।